हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज का जो टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका आईयूपीएससी, है ना। आईयूपीएससी वो कंप्लीट तरीके से हम लोग नहीं देखने वाले, हम इसके एमसीक्यूज आज देखने वाले हैं, ठीक है ना। और आईयूपीएससी के बाद में हम कुछ क्वेश्चंस आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो सारी चीजें देखते हैं वन बाय वन करके। जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, चीजों को सही से रिवाइज किया है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। द क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, इसके लिए ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो यूरिया है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊं, ये एक पहला कंपाउंड था जो लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करा गया, और इसने एक थ्योरी है वाइटल फोर्थ थ्योरी, या इसको क्या किया, रॉन्ग साबित किया। अब बात यह आती है वाइटल फोर्थ थ्योरी जो है वो होती क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, किसी भी कंपाउंड से या किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली आप यूं कहें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब इन साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिच होलर ने ये करके दिखाया, तो कम से कम ये हुआ कि ये थ्योरी अभी के लिए गलत साबित हो गई, है ना। इन्होंने यूरिया को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और यूरिया को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज करके बताया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं, C, ओके, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर C, फिर 1 2 3, और फिर C, फिर एक हाइड्रोजन, और इससे जुड़े हुए कुछ 3 हाइड्रोजन है, इस तरीके से। अब आप सबको पता है कि ये भी सिग्मा है, 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 और एक सिग्मा यहाँ भी है। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो पता चल गया है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने, 6। बात आ जाती है पाई बॉन्ड की, यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने। तो पाई बॉन्ड्स के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं सिर्फ इन दोनों कार्बन की भी बात करूं, तो ये जुड़े हुए हैं पहले तो एक इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड से, ओके, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। फिर ये जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से एक पाई बॉन्ड से, ओके, ये इस तरीके से एक पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ इसमें एक और पाई बॉन्ड होगा, ये जो सेल्स होंगी कुछ इस तरीके से, और ये ऐसे जुड़े हुए। तो यहां पर जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, यहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 होंगे, 2 पाई बॉन्ड। जहां भी आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए, इसका मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वहां कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आपका सही होगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से 6 ये हो गए, और हमारे पास 2 पाई बॉन्ड होंगे। ऐसा अगर कोई ऑप्शन हो तो वो हमारा ऑप्शन सही होगा, और वो है ऑप्शन बी। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वही जो चीजें वहां एक्सप्लेन करी, सेम चीजें यहां पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो जो क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास यहाँ, उसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन की नीड है इसके स्ट्रक्चर में। अभी मैं बताता हूँ क्या नीड है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अमीन इन द गिवन स्ट्रक्चर। प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी है, उस तरीके से आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो अगर यहाँ पर देखोगे तो फॉर्मूला दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइस NH CH3 और CH3। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो एक H एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो आप चाहें इनमें से इस H को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन पर अगर 4 वैलेंसी हो जाएगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है अभी के लिए इस पर्टिकुलर केस में। अब डिग्री ऑफ, ये जो डिग्री है किस तरीके से हम बता दें। अब डिग्री वो डिग्री नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये कितने डिग्री है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर टर्सरी। एन से जुड़े हुए या किसी भी एटम से जुड़े हुए जो डायरेक्टली कार्बन है, उसी अकॉर्डिंग हम चीजें डिसाइड करते हैं। तो यहाँ से जो जुड़े हुए कार्बन थे वो 1 और 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेकेंडरी अमीन होगा हमारे पास। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, क्या एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकेंडरी। द डिग्री ऑफ अमीन डिपेंड ऑन हाउ मेनी कार्बन आर डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच हैं, 1, और ये 2 कार्बन अटैच हैं। दैट्स व्हाई द अमीन इज सेकेंड डिग्री, यस, फिर सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर द मॉलिक्यूल C4H6। अच्छा, अगर आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ी है तो वहां पर मैंने आपको DBE रूल भी पढ़ाया था। DBE रूल और ये चीजें एक ही है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, DU इक्वल टू C माइनस H/2 N/2 प्लस 1। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। H/2 या फिर समटाइम आप देखेंगे तो X/2 भी लिखा हुआ होगा, और समटाइम आप ऐसे भी देखेंगे H प्लस X प्लस N/2। तो सारी चीजें, सब चीजें सही है, ठीक है। आगे भी देखेंगे तो फॉर्मूला आपको चेंज दिखेगा, लेकिन ये काफी सिंपलेस्ट वे है, तो इस तरीके से आप समझिए। अब समझो जरा ध्यान से, ये पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पर DU जितना आता है उतनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 6 बेटा 2। और नाइट्रोजन है तो अगर नाइट्रोजन नहीं है तो उसे छोड़ दो, प्लस 1। अब इसको यहां से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 4 माइनस 3 प्लस 1, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो DU इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहां पर जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा बेटा वो 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा, ठीक है। देख लेते हैं जरा ये, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ कितना होगा, 2 होगा। तो ये चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ बताया, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा अलग है, बट अलग है नहीं, वो वही है जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको दिया गया है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये जो कंपाउंड है C4H6, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, है ना। क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको जो है सीखना चाहिए। अच्छा, जब भी कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि जो DU है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या तो एक डबल बॉन्ड और सॉरी या तो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है, या तो एक या तो इस कंपाउंड में 2 रिंग हो सकती है। अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अब मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे जा रहा हूं, और ये चीजें आपको कम से कम यहां भी सीख लेनी चाहिए, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 4, मैंने क्या कहा, कम से कम 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो मैंने 2 जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया। इसकी वैलेंसी को आप हाइड्रोजन के थ्रू इस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन। एक और कंपाउंड बन सकता है इसी का, 1 2 3 4। इस बार हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड, गलत हो जाएगा ये, यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया, तो यहाँ भी CH2, यहाँ पर भी CH2, इधर CH और इधर CH। फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला रिमेन सेम, C4H6। ओके, ये तो 2 ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें डबल बॉन्ड है, 2 ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें डबल बॉन्ड है। अब कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे, जैसे कि 1 2 3 4। तो हमने 3 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ले लिया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH। तो 3 2 5 1 6। इसमें भी देखोगे तो 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। 1 2 3 एंड 4। ट्रिपल बॉन्ड एक बार आप यहाँ का ले लें तो भी आप पाएंगे फॉर्मूला रिमेन सेम विद द ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब बात आती है कि रिंग के साथ क्या क्या हो सकता है। तो रिंग के लिए आप यहाँ पर ध्यान दे देखोगे तो एक तो यहाँ बना रखा है स्ट्रक्चर को, ठीक है। यहाँ पाओगे तो 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ध्यान से समझो जरा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक रिंग हो सकती है, यानी C, इधर भी C, यहाँ C, ये और ये, और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया। अब अगर यहाँ आपने डबल बॉन्ड कर दिया तो 1 2 और 3, तो एक H यहाँ पर, 2H यहाँ पर। तो इसका भी अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन द सेम। और क्या इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो ध्यान से समझो। अब इसका एक 3 मेंबर्ड स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, इस तरीके से कुछ ऐसा, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, 1 2 3, यानी इसके पास 1H, इसके पास 2H, तो 2 3 5 1 6। इस तरीके से भी ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ध्यान से समझो जरा। होपफुली आप समझ रहे होंगे। अभी मैं क्या बना रहा हूँ, अभी मैं SI बना रहा हूँ, इसके सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना रहा हूँ। फिर 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। अब मान लेते हैं यहाँ से एक डबल बॉन्ड है और इस बार
CH3 यहां से कहीं से जुड़ गया, तो जब यहां से जुड़ेगा तो यहां भी CH होगा, एक CH यहां पर होगा, और 3 2 5 एक CH इसके पास भी होगा। तो देखो 3 3 6 है ना, इसको भी देखोगे ध्यान से तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो गया, यही फॉर्मूला होगा जो मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है। तो कितने रिंग स्ट्रक्चर बन गए, 3। अभी एक और पॉसिबल है, और कैसे पॉसिबल है, तो इधर मैं बना रहा हूँ 3 मेंबर्ड ही स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर CH2 होगा। तो क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 कंप्लीट है, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर भी CH2, तो देखोगे तो कितने रिंग स्ट्रक्चर अभी तक हो गए, एक रिंग के साथ में एक डबल बॉन्ड भी होगा जब भी DU 2 होगा, तो 1 2 3 और 4 हो गए। एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, ध्यान से देखो जरा, 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से, और यहां से अगर इस रिंग को हम इस तरीके से डिवाइड कर दें, अब अगर हम इसमें हाइड्रोजन अटैच करें तो CH2 यहाँ हो जाएगा, CH2 यहाँ हो जाएगा, एक CH यहाँ, एक CH यहाँ, तो 2 2 4 और 2 6। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, C4H6, ये फॉर्मूला सबके लिए होगा। तो अगर हम नंबर ऑफ एसाइज में काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एसाई होंगे वो कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। इस तरीके से आप नंबर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द CH3 CH Cl CH2 CH3, या इस तरीके से CH3 CH Cl CH2 CH3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने एकदम बेसिक सी IUPAC पढ़ रखी है तो इसको सॉल्व करने के लिए तो इसकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये आपको खुद से ही सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग हम उस तरफ से करते हैं जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो यहां पर आप पाएंगे 1 2 3 एंड 4, ये होगा नंबरिंग का आपके सीक्वेंस। अब सेकंड पोजीशन पर क्लोरो है, अब पहले तो देख लो, यहां भी सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है, यहां भी सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है। अब बात आती है कि अगर दोनों पोजीशन पे क्लोरो है तो यहां पर दिया हुआ है प्रोपेन, यहां ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 कार्बन यानी ब्यूट। तो सेकंड आंसर जो सेकंड यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका सही होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। देख लेते हैं जरा एक्सप्लेनेशन, सेम जो मैंने आपको बताया, 2 क्लोरो ब्यूटेन इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, फ्रॉम विच साइड विल द नंबरिंग स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कोई रॉकेट साइंस पढ़ के आनी, बेसिक से IUPAC के रूल्स पढ़िए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। देखो, जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं तो उस प्रायोरिटी ऑर्डर में हमेशा ही हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं ओवर द ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यानी यहां पर जो प्रायोरिटी हम देंगे किसको देंगे, इस डबल बॉन्ड को देंगे, ना कि इस ट्रिपल बॉन्ड को। और उसका सीधा सा फंडा है कि डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड की हम लगाते हैं आइन। और जब भी हम IUPAC की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा ही अल्फाबेटिकली चीजें भी लिखी जाती हैं, ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। दैट्स वाई कि जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर उसको हम प्रायोरिटी देंगे और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम बाद में रखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आंसर आपको जो दिए हुए, ट्रिपल बॉन्ड साइड, डबल बॉन्ड साइड, एनी साइड और इधर। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इधर से, 1 2 3 4, ओके। एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में भी आपको सेम चीजें दी गई हैं, अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी ई कम्स बिफोर वाई। नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ कंपाउंड हैज बोथ COOH एंड OH ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एंड हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप हैं, विच विल बी द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर ऑलवेज COOH विंस, ओके। अगर ये, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर आपसे बात करूंगा, लाइक एक कोई यहां पर कंपाउंड दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, और आपसे पूछ लिया गया बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे हम। तो आपको पता है हमारे पास तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं भाई, OH भी फंक्शनल ग्रुप है, COOH भी फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए कि OH और COH एक साथ आ जाए तो हमेशा ही प्रायोरिटी COH को देनी है आपको, देन 2 देन 3 एंड 4, कुछ इस तरीके की प्रायोरिटी ऑर्डर आपके पास होगा। और अब ये फंक्शनल ग्रुप की तरीके वर्क ना करके, फंक्शनल ग्रुप के जैसे वर्क ना करके अब ये वर्क करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट,
ठीक है, कैसे वर्क करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो जब इसे हम सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो आप लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, इसका अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो आप लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी एंड 1 2 3 4, 4 कार्बन दिए हुए हैं, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट, सारे के सारे बॉन्ड कहते हैं सिंगल हैं, तो एन ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि जहां पर COOH लगा होता है उसकी जगह हम लिखते हैं ओइक एसिड। होपफुली आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा, ठीक है। वही प्रियोरिटी का ऑर्डर यहाँ पर दिखाया गया है, तो सेम चीजें हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं मिलेगा आपको। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ 3 कार्बन इज अटैच टू अ 4 कार्बन ओपन चेन, यहाँ पर 3 कार्बन रिंग की बात हो रही है और यहाँ पर 4 कार्बन ओपन चेन की बात हो रही है, विच विल बी द पेरेंट चेन। बात को समझो, IUPAC का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर एक रिंग है, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, अगर एक चेन है तो चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उस बेसिस पर हमें एक पेरेंट चेन बनानी होती है। तो इसका सिंपल सा रूल है कि अगर रिंग में, ओके, रिंग और चेन में इक्वल कार्बन हुए तो हमेशा ही रिंग को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। रिंग और चेन में अगर चेन में ज्यादा कार्बन हुए तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी चेन को। क्लियर है बात। और अगर कभी ऐसा हुआ कि रिंग में ज्यादा कार्बन, तब तो उसी को प्रायोरिटी देनी ही देनी है। तो यहां पर आप पाएंगे 1 2 3 एंड 4, 4 आपको, हालांकि नंबरिंग जब इधर से कुछ नहीं लगाया तो इधर से करें 1 2 3 4, 4 आपको यहां पर कार्बन दिए हुए और यहां पर ध्यान से देखोगे तो 1 2 और 3 दिए हुए। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट चेन हमारे लिए ये जो चेन फॉर्म में कार्बन है वो होगी, ठीक है। तो यहां पर ओपन चेन इज अ राइट आंसर, ओपन चेन। तो यहां से आप देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन नेमिंग प्रोपाइल बेंजीन विच पार्ट इज टेकन एज द मेन पार्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल मेंशन। अब इसमें आपको समझना है, और क्योंकि यहाँ प्रोपाइल की बात करेगी तो ये भी बेटा सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है, हाइड्रोजन, वहां पर CH3 नहीं हुआ। 1 2 3, हाँ। बात पहले कायदे से समझो, बात पहले ये समझो कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन नेमिंग प्रोपाइल बेंजीन विच पार्ट इज टेकन एज द मेन पार्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल मेंशन्ड। स्पेसिफिक रूल की अगर हम बात करें तो देखो, कभी अगर ऐसा आपको दिखाई दे लाइक दिस इज बेंजीन एंड एट द बेंजीन कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको दिखे, कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिखे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये बहुत बढ़िया है। आप टॉलरेंट कह दीजिए, यहां पर क्या है, इथाइल बेंजीन, यहां पर क्या है आपका इथाइल बेंजीन, ये है। लेकिन जब बात यहां पर आ जाएगी 1 2 3, 2 से ज्यादा, जैसे ही मोर देन 2 कार्बन, ओके, जैसे ही चेन में मोर देन 2 कार्बन आते हैं तो आप इसको फिर पेरेंट चेन मानने लग जाते हैं। तो होता क्या है, जो प्रोपाइल, हालांकि इसको प्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स ये भी कहते हैं कि जब स्टडी करी गई, जब रूल्स जिन्होंने बनाए उन्होंने ये कहा कि अगर 2 से ज्यादा कार्बन यहाँ पर हैं तो फिर मेन चेन हमारे लिए ये हो जाएगी, ना कि बेंजीन। तो इसके लिए फिर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं, इसे नंबरिंग यहां से देंगे 1 2 और 3, 1 फिनाइल और 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 प्रोप, और सारे के सारे बॉन्ड हैं सिंगल। तो इस कंपाउंड को कुछ इस तरीके से IUPAC नेमिंग में लिखते हैं और वो आपका कॉमन नेमिंग में आ जाता है, ठीक है ना। होपफुली आप ये बात समझ रहे होंगे। नाउ तक, हाँ, तो यहाँ पर आप चीजें देख सकते हो, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने आपको पहले ही बता दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर CH3CO CH2 COOH, CH3CO CH2 और ये है आपका COO यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो मैंने आपसे पहले ही कहा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप गेट हायर प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। उसके साथ में कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसे आप सेकंड प्रायोरिटी पर ही रखेंगे, उसे आप सब्स्टिट्यूएंट ही मानेंगे, चाहे वो OH हो, चाहे वो CO हो, वो कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो, ठीक है, उन सब की प्रायोरिटी सेकंड पे आएगी। तो यहां पर जो आप नंबरिंग करने वाले हैं, नंबरिंग आप इधर से करेंगे 1 2 3 एंड 4। जब आप इधर से नंबरिंग करोगे तो थर्ड पोजीशन पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपका कीटो लगा हुआ है। अच्छा, इसे आप चाहे कीटो कहो और इसे हम
ऑक्सो भी लिखते हैं, अब दोनों ही लिखते हैं। तो थर्ड पर क्या लगा हुआ है, कीटो, तो यहां पर देखो जरा थर्ड पर कीटो लगा हुआ है, अच्छा थर्ड पर ऑक्सो भी लगा हुआ है। बाकी फिर तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 ऑक्सो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्योंकि COOH है तो ओइक एसिड, ये नाम होगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन मैंने कहा कीटो भी होता है, 3 कीटो भी कर सकते हो। तो ऑप्शन जरा देखते हैं, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, सॉरी बोथ ए एंड सी इज अ राइट ऑप्शन। यहां पर देख सकते हैं बोथ ए एंड सी इज अ राइट ऑप्शन। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ है, इस स्ट्रक्चर को ज्यादा मत देखिएगा, आप स्ट्रक्चर ये वाला देखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़े से जीओसी से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे IUPAC से, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन हम जीओसी से डिस्कस कर लेते हैं। जो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। होमोलिटिक फिजन का मतलब है जस्ट लाइक A एंड B के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मान के चलते हैं, दोनों की जो स्ट्रेंथ है, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम है, तो सेम है, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन का एग्जांपल लेते हुए आपसे बात करूं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, जब ये टूटता है तो इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो ये बनाता है Cl डॉट। ये जो डॉट यहाँ पर है ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री रेडिकल। तो जब होमोलिटिक फिजन होगा तो हमेशा ही क्या बनता है, C, यानी कि फ्री रेडिकल। ओके, हियर इज द explanation how they break and give a free radical. Now the question number next, which of the following statement is true regarding inductive effect। अब आपने अगर थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप चीजें समझ जाएंगे। It is a temporary effect, it operates through sigma bond, it independent of distance। ये तो बहुत ही गलत है, ये एकदम डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही करता है, ज्यादा डिस्टेंस होगी ये घट जाएगा, ठीक है। It involve transfer of पाई इलेक्ट्रॉन, पाई और इलेक्ट्रॉन अलग होना चाहिए था, खैर ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा इस सिग्मा से चलता है, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए गलत हो जाएगा। इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलत बात है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। आपके लिए एक ही चीज बचती है, इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और सही बात भी ये है। समझो CH3, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर एक कोई बढ़िया सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ड्यू टू नेगेटिव आई इफेक्ट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, इस पे डेल नेगेटिव आता है और इस पे डेल पॉजिटिव आता है। तो ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरे से पुल करता है, तो इस पे डेल और थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव आता है। यानी डिस्टेंस के साथ साथ आप पाएंगे ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ साथ घटता चला जाता है, यानी डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ना कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ये आपको ध्यान देनी है बात। यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बेटा, ये आप देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ग्रुप अटैच टू कार्बन चेन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, ओके, व्हाट इफेक्ट डज इट शो। समझो पहले बात को कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। इफ ग्रुप अटैच टू द कार्बन चेन, कोई ग्रुप है जो कार्बन चेन से अटैच है और इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, जैसे कि यहां पर F का एग्जांपल लिया गया, व्हाट इफेक्ट डज इट शो। प्लस आई इफेक्ट देगा, माइनस आई इफेक्ट देगा, प्लस एम इफेक्ट देगा, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देगा। हाइपर कॉन्जुगेशन तो भूल ही जाइए, ये बहुत ही अलग इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपसे बताया कि प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर अगर माइनस आई इफेक्ट ये दे रहा है तो आप समझिए कि प्लस आई इफेक्ट किस तरीके के कंपाउंड देते हैं, CH3 CH2, और यहाँ पर कोई एक मान लेते हैं XYZ ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये इस एक तरीके का प्लस आई ग्रुप होगा। और वहीं पर क्योंकि CH3 CH2 और आपको F यहाँ पर बताया गया, ठीक है, तो F इससे पहले देखो जरा, हमने यहाँ पर Cl लिया हुआ है। F कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। जब डेल नेगेटिव चार्ज आएगा इसका मतलब ये आगे भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम कहेंगे प्लस एम इफेक्ट के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन
डोनेट किए जाते हैं प्लस आई इफेक्ट के थ्रू, तो इलेक्ट्रॉन ये देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्लस आई इफेक्ट के थ्रू, लेकिन जब माइनस आई इफेक्ट लगता है तो इलेक्ट्रॉन ये पुल करता है, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे लिए होगा वो माइनस आई इफेक्ट सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं जो चीजें आपको दिखाएगी। माइनस आई इफेक्ट वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं, वो माइनस आई इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट की हम बात करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज द मोस्ट स्टेबल। बात को समझना है, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको समझना है। पहले मैं चारों को थोड़ा सा सही तरीके से बनाता हूं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है CH2 और इस पे नेगेटिव चार्ज CH3 एक दिया हुआ है, फिर CH नेगेटिव चार्ज CH3 फिर C नेगेटिव चार्ज CH3 और फिर ओनली CH3 और नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A, B, C एंड D, बात को बहुत ध्यान से यहां समझना है, इससे आपके और कई सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे। समझो, CH3 जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इससे पहले भी अभी हमने देखा, जब मैं इससे पहले का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा था। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करता है। अब मुझे ये बताओ, यहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है, आप उसे और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यानी कि आप कंपाउंड को और अनस्टेबल बना रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, और अनस्टेबल बना रहे हो, तो प्लस आई इफेक्ट यहां लग रहा है और CH3 प्लस आई इफेक्ट देता है, तो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अनस्टेबल, इस स्पीसीज को कार्बन आयन को और ज्यादा अनस्टेबल बना रहा है। फिर यहां तो एक ही चलो CH3 था, अब यहां पर दो हो गए, ये भी प्लस आई दे रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इधर से डोनेट कर रहा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और अनस्टेबल हो रहा है। यहां तक तो ठीक था, यहां पर तो 3 CH3 मिल गए और ये प्लस आई दे रहा है, ये भी प्लस आई दे रहा है और ये भी प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। अब 3 मिल गए, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। इसीलिए 3 डिग्री कार्बन आयन इज द मोस्ट अनस्टेबल कार्बन आयन। ठीक है, और यहां पर अगर हम इसकी बात कर ले तो इसके पास कोई भी, इनकी कंपैरिजन की बात हो रही है अभी, इसके पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे जो स्टेबल होगा वो CH3I होगा। पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी अगर ऑर्डर की हम बात करें तो D सबसे ज्यादा स्टेबल, देन A, देन B, देन C। तो सबसे अनस्टेबल या इस तरीके से सबसे ज्यादा स्टेबल D, A, B एंड C। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इस पर्टिकुलर केस में। और इसी में क्या कहेंगे, तो ये देखो अगर ध्यान से समझोगे, 1 डिग्री ये सिर्फ कार्बन आयन हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा कहाँ गया, 3 डिग्री सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये 3 डिग्री होगा सबसे ज्यादा अनस्टेबल, ये फिर 2 डिग्री, ये फिर 1 डिग्री और ये सिंपल आपका जो भी कार्बन आयन है। और अच्छा, इसी में अगर हम बात कर लें कार्बोकटायन की, चलो इसी में अगर हम बात कर लें थोड़ा सा कार्बोकटायन की, कि कुछ ऐसा होता है, कंडीशन आपके सामने कुछ इस तरीके से दी होती, लाइक CH3 प्लस फिर CH3 और CH2 प्लस फिर CH3 CH3 प्लस CH3 CH3 प्लस। और अब आपसे पूछ लेता, बताओ जरा इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है। तो आपके पास बिना सोचे बिना समझे आप इसको सबसे स्टेबल बताएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज दिखाता है इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या दिखाता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। एक तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और CH3 कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, इसका मतलब ये इसको बहुत ज्यादा स्टेबल कर रहा है। फिर थोड़ा सा स्टेबल ये करेगा और इसको तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ही नहीं है, एक तो कमी ऊपर से कोई देने वाला नहीं, तो सबसे अनस्टेबल आपका ये स्पीसीज हो जाएगी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वही सारी चीजें बेटा दी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस क्या होता है, पहले तो ये समझो,
डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस। अब समझो जरा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि अभी मैंने आपको डिफाइन करते हुए कहा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और यहां पर सिग्मा की बात हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। संयुक्त प्रणाली यानी कॉन्जुगेशन सिस्टम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है सिग्मा बॉन्ड में ही होता है, तो ये भी गलत हो गया। हाई टेम्परेचर, इसको यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, यानी एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, वो है कॉन्जुगेशन सिस्टम या कॉन्जुगेट सिस्टम। और कॉन्जुगेट सिस्टम कितने तरह का हो सकता है, मोटा मोटा अगर हम माने पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। इतने, ये 4 तरह का आप कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो यहां पर दिया हुआ है कॉन्जुगेट सिस्टम, जो आपको दिखाया जाए, बताया गया। अच्छा, कॉन्जुगेट सिस्टम होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे डिस्कशन कर लूँ, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पाई, यहाँ पर देखो सिग्मा और यहाँ पर पाई। जैसा कि मैंने आपको पहले टाइप्स बताए कि पाई सिग्मा पाई अगर है तो कॉन्जुगेशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि कई बार आप पढ़ते हो, आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि अल्टरनेट बॉन्डिंग होनी चाहिए। वो एक कंडीशन है, लेकिन सिर्फ वही कंडीशन नहीं है, जरूरी नहीं कि अल्टरनेट बॉन्डिंग हो, उसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बेंजीन बनाऊं, तो आप बेंजीन में पाएंगे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, इस तरीके से पाई सिग्मा चलती रहेंगी चीजें। लेकिन एक इस तरीके से भी हो सकता है, अब यहाँ देखो, यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है और यहाँ पर निगेटिव है, तो यहाँ पर पाई सिग्मा निगेटिव वाला भी जो है कॉन्जुगेशन चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वाई आर ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल इन बेंजीन। देखो सिंपल सा समझो, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले एग्जांपल लिया आपके बाद बेंजीन में, कि बेंजीन में कॉन्जुगेशन होता है, और अगर बेंजीन में कॉन्जुगेशन होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ये पाई बॉन्ड हर जगह जा रहे हैं, डिलोकलाइज हो रहे हैं, हर जगह हर कार्बन पे पहुंच रहे हैं, और क्योंकि वो हर कार्बन पे पहुंच रहे हैं, दैट्स वाई कि वो सारे बॉन्ड के लेंथ को बराबर रखते हैं। तो इसका जो यहाँ पर रीजन होगा ड्यू टू रेजोनेंस। और इसका कोई मतलब, इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं, इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे कोई मतलब नहीं है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि बॉन्ड लेंथ की। अगर बॉन्ड एंगल की बात करोगे बेंजीन में तो 120 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये भी चीजें आप याद रखिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ एन NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, वेयर डज इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट आपको एक बढ़िया सा कम से कम ये बता दिया गया कि क्या बात पूछी जा रही है। समझो जरा, ये आपके पास बेंजीन है और आपसे क्वेश्चन किया गया अगर इस पर NH2 लगा हुआ है, ठीक है, अगर इस पर NH2 लगा हुआ है, वेयर डज इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पहली तो सबसे बात ये समझो कि ये किस तरीके का ग्रुप है, आपसे बता ही दिया गया, वहां पर डिस्क्लोज कर दिया गया, ये प्लस एम इफेक्ट देता है। अगर ये प्लस एम इफेक्ट देता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करवाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव होंगे तो ये मूव होकर के यहाँ आएंगे, ठीक है। और ये जब यहाँ मूव होकर के आएंगे, अच्छा बनने को तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारे बनेंगे इसमें, चलो बनाकर ही देख लेते हैं। जब ये यहाँ मूव करेंगे तो समझो जरा ध्यान से, मैं इधर बना रहा हूँ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में इस तरीके का एरो होता है, मैं नहीं लगाऊंगा बट आप समझ जाना। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, और क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो ये वाले इधर की तरफ मूव करेंगे, तो एक तीसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव अगर मैं ना लगाऊं तो आप समझ जाना कि पॉजिटिव है, और यहाँ जो थे वो इधर की तरफ मूव कर गए। जब इधर मूव कर गए तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इस बार यहाँ आ गया। नाउ ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, तो ये इस तरीके से बनाएगा, यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये फिर से यहाँ मूव करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर अपनी जगह पे पहुंचेंगे, तो एक आपको नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का। ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, ये जो लास्ट वाला है और ये जो फर्स्ट वाला है। अब इसमें आपको ध्यान से ये देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन कौन सी पोजीशन पर गया। तो नेगेटिव चार्ज सबसे पहले तो ऑर्थो पर गया। अच्छा, जहां पर ग्रुप लगा होता है बेंजीन में, जहां ग्रुप लगा होता है उसके जो नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है वो ऑर्थो है। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्थो मेटा पैरा की बात करें, इधर मैं बना देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर NH2 लगा हुआ है,
ठीक है, तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये भी मेटा, ये ऑर्थो, ठीक, इस तरीके से। तो ये पहले कहाँ गया, ऑर्थो पर गया, ऑर्थो पर जाने के बाद में फिर कहाँ गया, पैरा पर गया, यहाँ ऑर्थो, यहाँ पैरा, फिर इधर देखोगे ध्यान से तो कहाँ आया, फिर से ये ऑर्थो पर आया। इसका मतलब अगर कोई प्लस m वाला ग्रुप लगा हुआ है रिंग पर, बेंजीन रिंग पर, तो वो ऑर्थो एंड पैरा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पर कुछ जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने आपको उधर समझाया वही चीजें हैं। सो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं, ठीक है। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी अपना क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।